कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ MAH मास्टर इन हिंदी के, जो कि इग्नू से कर रहे बच्चे, कोड नंबर MHI 08 हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेकर आई हूँ। और सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं, ये बाई लैंग्वेज में है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस एंड आंसर्स है। एंड ये PDF जो है ये फ्री है, तो ये PDF लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं। स्पेशली वन थिंग ये है कि जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लाई हूँ ना, आप नोटिस कीजिए वो क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर्स के बेस पे है। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनमें से छाट कर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। एंड जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं उन क्वेश्चंस के आगे ये मेंशन है कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर किस प्रीवियस ईयर में आया था। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2013, 16 और 21 में रिपीट है। ऐसे ही जो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये 2014, 17 और 22 में रिपीट है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, वो भी सेम ऐसे होगा, 2015, 18 एंड 2023 में रिपीट है। ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एज अ मास्टर स्टूडेंट आपको जो है ना अपने आंसर्स ऐसे प्रेजेंट करने होते हैं कि आप मास्टर्स के स्टूडेंट लगें। तो मैंने आंसर्स को भी ऐसे ही प्रेजेंट किया है। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में क्या देना होता है, इंट्रोडक्शन आंसर में। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, 4 से 5 लाइन में आप इसे लिख देंगे। एंड इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लेते हैं हाईलाइट्स पॉइंट्स, जो भी क्वेश्चंस पूछा है, एंड उस पॉइंट्स को जो है हम लोग लिखते हैं। एंड उस पॉइंट्स को हम नीचे डिफ़ाइन करते हैं। मैं 4 से 5 पॉइंट्स देती हूँ एंड उसको डिफ़ाइन भी करती हूँ बहुत अच्छे से, ताकि आप इसको और डीपली लिख सकें। एंड ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मैंने उन सब को नीचे लिख करके डिफ़ाइन किया हुआ है। आप देखेंगे मेरे सारे PDF में। ये सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं, बल्कि मैंने सारे क्वेश्चंस में किया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ऐसे रिलेटेड और किसी कोड का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ज़रूर बताएं। ओके, तो चलो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान वनों की नीति और उनके प्रभावों की विवेचना कीजिए। औपनिवेशिक शासनकाल क्या होता है, मतलब जब जो है ना हम आज़ाद नहीं थे, हम ब्रिटिशर्स के अंडर रूल कर रहे थे। उस समय जो है वन की नीति, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी कानून वगैरह था ना, वो पूछा है। और जो कानून बनाए गए उनके क्या इफेक्ट पड़े वो पूछा गया है हमसे। ओके, डिस्कस द फॉरेस्ट पॉलिसीज अंडर कॉलोनियल रूल एंड देयर इम्पैक्ट। तो हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो औपनिवेशिक शासनकाल है, उसके टाइम जो अंग्रेज हैं उन्होंने वनों को प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखा, जिसे वे अपना औद्योगिक और सैन्य हितों के लिए दोहन करना चाहते थे। मतलब जो अंग्रेज थे ना, जब वो आए भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान, मतलब जब हम आज़ाद नहीं थे पूर्ण रूप से, तो जो है ना वन है ना, मतलब जो जंगल वगैरह फॉरेस्ट वगैरह है, तो ब्रिटिशर्स ने उनको नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में देखा। मतलब ये जो है उनके बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से, रॉ मटेरियल से ही फाइन मटेरियल रेडी किया जाता है। इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, जो हमारे वन थे ना, हमारे जो फॉरेस्ट थे, उसका औद्योगिक, मतलब अपने काम में, बिजनेस में, फैक्ट्रीज वगैरह में, और सैन्य मतलब सुरक्षा के उसके लिए उन्होंने क्या क्या हमारे प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करना और ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द ब्रिटिश फॉरेस्ट एज अ कमर्शियल रिसोर्सेज टू बी एक्सप्लॉइड फॉर इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री पर्पस। इस नीति ने पारंपरिक वन संरक्षण नीति को तोड़ा और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया। मतलब जो औपनिवेशिक शासन में जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो वनों का दोहन करने लगे, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया था कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वो उनके लिए पैसों का सोर्स है। तो उन्होंने उसका बिना अंधाधुन यूज़ करना शुरू किया। और इससे क्या हुआ कि जो हमारे पारंपरिक वन थे, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वन थे, उसकी संरक्षण, मतलब उसको बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए जो भी हमारे नीति नियम थे, उनको उन्होंने तोड़ा। और स्थानीय समुदाय जो भी वहाँ पे पहले से रहते थे, उन लोगों के अधिकारों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया, निगलेक्ट किया। ओके, देयर पॉलिसीज डिस्क्रप्टेड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड इग्नोर्स कम्युनिटी राइट्स। तो अब जो है हम क्या बताएंगे कि कैसे जो है, इंट्रोडक्शन में हमने बताया, अब जो हम की पॉइंट्स बताएंगे कि वन अधिनियम क्या थे। 3 वन अधिनियम बने, 1865, 1878, 1927। ओके,
इन अधिनियमों ने राज्य को वनों की कानूनी रूप से स्वामित्व और नियंत्रण दिया। जो ये 3 अधिनियम बने थे ना, इन अधिनियम में जो है ना स्टेट को वनों का ओनर बताया, मतलब जो राज्य है ना वो फॉरेस्ट के ओनर है और कोई नहीं, ठीक है। 1865 में पहला वन अधिनियम आया, ठीक है, ये वाला, जिसने ब्रिटिश सरकारों को वनों पर नियंत्रण मिल गया। ये जो ब्रिटिशर्स थे ना उस समय हमारे राज्य पर तो वो राज कर रहे थे, तो ये कानून जो है ना ब्रिटिशर्स ने बनाया ये उनके हित में था। इस समय इसका मतलब ये था कि राज्यों को वनों का कानूनी स्वामित्व बनाया गया और नियंत्रण दिया गया। मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिश सरकार, उनको वन सौंप दिया गया, वो उसके ओनर हो गए, वो उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पे मेंशन है कि 1865 में पहला वन अधिनियम जो था जिसमें ब्रिटिश सरकार थी उनको वनों पर नियंत्रण मिल गया। वो अब पूर्ण रूप से वन के मालिक बन गए, फॉरेस्ट के मालिक बन गए। 1878 में वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। 1878 जो था सेकंड ये रहा वन आरक्षण में, ये देखो अधिनियम में जो बना उसमें उन्होंने जो है ना वन को 3 तरीके, मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह उसको 3 हिस्सों में बांटा, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, जिसमें स्थानीय लोगों की वन तक पहुंच प्रतिबंधित हो गई। मतलब जो एक तो वो था 1865 में लाए थे पहला वन अधिनियम, एंड 1878 में दूसरा वन अधिनियम लाए थे जिसमें उन्होंने फॉरेस्ट को 3 वर्गों में क्लासिफिकेशन किया। पहला तो आरक्षित था, दूसरा संरक्षित था और तीसरा अवर्गीकृत था। लेकिन तीनों ही श्रेणियों में क्या था, जो वहाँ के रीजनल पीपल्स थे, स्थानीय लोग थे, उन लोगों को वन तक पहुंच नहीं थी। उन लोगों को वन में एंट्री, वन की चीज़ों का यूज़ करने के लिए पूरी तरह फुल स्टॉप लगा दिया गया। एंड जो लास्ट अधिनियम आया था ना 1927, वो अधिनियम कठोर था जिसमें वन उपयोग को अपराध घोषित किया गया और दंड का प्रावधान किया गया। 1927 में जो वन अधिनियम लाया ना उसमें यह बताया गया कि जो वन का प्रयोग करेगा गलत तरीके से वो अपराधी होगा, उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। This acts gave legal ownership of forest to be the colonial state. The 1850 Act assert control 80-70 classified forests and limited community access, and the 2027 Act criminalized traditional uses with strict पेनल्टीज़। मतलब अब जो है ना लास्ट वाला जो 1927 वाला एक्ट आया था उसमें बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि अब जो है जंगलों में पहुंच नहीं होगी लोगों की, और अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसको सज़ा मिलेगी। अब क्या हुआ, वनों का वाणिज्यिक दोहन, मतलब वाणिज्यिक मतलब बिजनेस में कैसे दोहन हुआ। वाणिज्यिक मतलब बिजनेस के लिए, घर बनाने के लिए और फैक्ट्री लगाने के लिए कैसे कैसे उसका यूज़ हुआ। फर्स्ट जो है, अंग्रेजों ने वनों का मुख्य उपयोग किस चीज़ में किया, रेलवे की स्लीपर्स बिछाने में, जहाज बनाने में और भवन निर्माण करने हेतु। मतलब उन्होंने क्या किया, घर का जो है घर बनाने के लिए रेलवे स्लीपर्स, शिप बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जो है उन्होंने लकड़ियों का यूज़ किया। प्राकृतिक मिश्रित वनों की जगह सागौन और साल जैसे वैकल्पिक प्रजातियों के वृक्ष लगाए। मतलब अब कोई मिक्स पेड़ वगैरह ना उगा के उन्होंने ऐसे पेड़ लगाने का सोचा जिससे जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कि जो सागौन और साल है ना, ये पेड़ बहुत मोटे होते हैं और इनकी छालें भी बहुत मोटी होती है, और जो इनके पेड़ है ना इतने मोटे होते हैं कि वो जहाज़ बनाने हेतु, गेट बनाने हेतु, घर बनाने हेतु, है ना, स्लीपर्स बनाने हेतु बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसलिए जो है नॉर्मल जो मिक्स प्लांट्स वगैरह थे उनको उगाने की जगह उन्होंने क्या किया, सागौन और साल जैसे हैवी और कीमती पेड़ों को उगाने का स्टार्ट किया, वृक्ष लगाए। इससे क्या हुआ, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हुआ और जीव विविधता में भारी कमी आई। पारिस्थितिक तंत्र ये होता है कि जो भी जंगल में जीव रह रहे हैं वो सब एक दूसरे पर आश्रित होता है ना। मेंढक को सांप खाता है, सांप को वो कुछ नेवला खाता है ना, ऐसा होता है ना। वैसे क्या हुआ, जब जंगल कटने लगे तो जानवर इधर उधर भागने लगे और कुछ मरने लगे, क्योंकि जंगल कटने के साथ जानवर हटने लगे, दोहन होने लगे, मरने लगे। इस कारण से क्या हुआ, जैव विविधता में कमी आई। Monoculture plantations like teak replaced diverse ecosystem, causing ecological imbalance and biodiversity loss. आदिवासी समुदायों पर प्रभाव क्या पड़ा इन चीज़ों का। अब आपको पता है आदिवासी जो लोग हैं वो ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, परंपरागत तरीके से जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, झूम खेती करते हैं, खाना जंगलों की चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। तो क्या हुआ उनके साथ, आदिवासी एवं ग्रामीण समुदाय जो सदियों से वनों पर निर्भर थे उन्हें उनके परंपरागत अधिकारों से वंचित करा गया।
जो आदिवासी थे और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो मोस्टली जो है जंगलों से मिलने वाले फल फूल पर निर्भर थे। जंगलों की ज़मीनों को साफ करके खेती करते थे। क्या हुआ, उन लोगों की जो परंपरागत अधिकार थे ना, इन सारे अधिनियमों में से हट गए। जो अधिनियम बने उनसे इन लोगों की वहाँ तक पहुँच हट गई। चारा का जो मतलब वहाँ पे गाय बकरी चराते थे, लकड़ी औषधियाँ जैसे आदि तक उनकी पहुँच बंद कर गई। चारा का जो होता है गाय बकरी वगैरह को खिलाने वाले जो भी घास फूस होते हैं उन तक, लकड़ी जिससे वो घर का चूल्हा जलाते थे, और जो जंगल की औषधियाँ होती है दवाई वगैरह, उन तक जो है आदिवासी और स्थानीय लोगों की पहुँच बंद कर दी गई। इसका विरोध कई विद्रोहों के रूप में सामने आया, जैसे संथाल और भील विद्रोह। जब आदिवासी और जो भी स्थानीय लोग थे उन लोगों के अधिकारों को बंद कर दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो जंगल उनके लिए परंपरागत तरीके से थे, उनके लिए देवी का रूप थे, तो वो लोग शांत तो नहीं बैठेंगे। उन्होंने भी विद्रोह किया। जिन विद्रोहों में से कुछ उदाहरण हैं संथाल और भील विद्रोह, ये उन्हीं विद्रोहों में से कुछ उदाहरण हैं। Communities were deprived of traditional rights like grazing, wood collection, and medicine use. This resulted in multiple tribal revolts like the Santhal and Bhil uprising. अब क्या हुआ, जो है ना वन प्रशासन थे ना उसका केंद्रीकृत किया गया। मतलब जो पहले वन समुदाय जो सामूहिक रूप से प्रतिबंधित किए गए थे, लेकिन ब्रिटिश शासन में जो है ये प्रशासनिक विभागों के अधीन आ गया। मतलब जो पहले जो वन में लोग रहते थे ना, समुदाय वगैरह रहते थे, उनका वनों पर पूरे रूप से सामूहिक रूप से नियंत्रण था। वो कुछ भी बाहर के लोगों के लिए प्रतिबंधित करते थे। लेकिन अब जो है ब्रिटिश शासन, उन्होंने उनके लिए प्रतिबंध कर दिया और ब्रिटिश शासन के जितने भी विभाग थे उनके अधीन जो है जंगल वगैरह आ गए। इससे क्या हुआ, स्थानीय लोग ज्ञान और पर्यावरणीय संतुलन की अनदेखी हुई। जब सारे अधिकार भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए तो जो भी वहाँ पर स्थानीय लोग थे, स्थानीय ज्ञान थे और पर्यावरण संतुलन थे, इन सब को बहुत ज़्यादा हानि पहुँची। Forests earlier managed communally were centralized under state departments. This neglects local knowledge and disrupted ecological balance बिगड़ने लगा। अब इतना सब कुछ बताने के बाद हम निष्कर्ष बताएंगे कि जो औपनिवेशिक वन नीति थी, उन्होंने वन को केवल राजस्व और संसाधन के रूप में देखा। मतलब वो उन्होंने जो है ऐसे एक रिसोर्स के रूप में देखा कि कैसे वो उसका यूज़ कर सकते हैं, और राजस्व के रूप में मतलब टैक्सेस वगैरह उस पर हैवी लगाए। इससे न केवल पर्यावरण को क्षति पहुंची बल्कि वन पर निर्भर समुदायों की, मतलब जो है ये जो वन कानून बने, इससे क्या हुआ कि इससे ये नहीं हुआ कि सिर्फ पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। नहीं, जो वन मतलब जंगलों पर जो समुदाय निर्भर थे, जिनकी आजीविका जंगलों से थी, जिनकी संस्कृति थी, जो आत्मनिर्भर ही जंगल पर थे, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचा और उनके जीवन भी नष्ट होने लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है, ब्रिटिश भारत में पर्यावरणीय बदलावों का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन जो है 2014, 17 एंड 2022 में रिपीट हुआ है कि जो ब्रिटिश भारत था उस समय पर्यावरण के बदलावों पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ा। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। हम देंगे इंट्रोडक्शन, बताएंगे इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि और पर्यावरण दोनों गहरे बदलाव आए। अंग्रेजों ने कृषि को अपने राजस्व और वाणिज्यिक हितों के लिए ढाल लिया, जिससे पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, जो ब्रिटिश भारत था ना, ब्रिटिश शासन के दौरान जो खेती वगैरह थी और जो पर्यावरण था, वो एक दूसरे से इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स ने अपने अकॉर्डिंग नियम बनाए। इससे क्या हुआ, जो कृषक वगैरह थे उनसे हैवी टैक्सेस लिया जाता था, है ना। और इस कारण जो भी अंग्रेजों थे उन्होंने किसानों वगैरह को, कमर्शियल को अपने फ़ायदे के हिसाब से यूज़ किया। जिससे क्या हुआ, जो पारंपरिक कृषि वगैरह होती थी, जैसे सोपान कृषि होती थी ना, ढलान कृषि, और खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन, इन सब पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब जो है पॉइंट्स बताएंगे कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या राजस्व प्रणालियाँ लागू हुई। सबसे पहले जो है ना, स्थायी बंदोबस्त और भूमि राजस्व प्रणाली। 1973 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त को शुरुआत किया, मतलब इसकी स्थापना की। इससे क्या होता था, जो जमींदार थे ना उनको भूमि का मालिक बना दिया गया और किसानों को लगान देने वाला बना दिया गया। मतलब जो कॉर्नवालिस थे ना, उन्होंने एक पद्धति स्टार्ट की, स्थायी बंदोबस्त। इसके अंदर क्या हुआ कि जो बड़े बड़े जमींदार थे ना, उनको उन्होंने भूमि दे दी और उस भूमि पर वो किसानों से खेती करवाते थे और किसानों से लगान लेते थे, मतलब टैक्स लेते थे, हैवी टैक्स।
तो इससे क्या हुआ, किसानों का दोहरा तौर पर वो होने लग गया, एक्सप्लॉयटेशन, कि पहले तो उन्हें वैसे भी कम वो मिलता था मेहनताना, और दूसरा था उन पर हैवी टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिया, जिससे वो जो किसान बेचारे थे उनको टैक्स लेना था कंपल्सरी था, और टैक्स देते देते वो बहुत बुरी तरह कर्जे में आने लगे थे। इससे क्या हुआ, किसानों पर भारी बोझ पड़ा। मतलब अब ये सारी चीज़ें हुई तो इसका कुछ इम्पैक्ट भी तो होगा। इम्पैक्ट क्या हो, किसानों पर भारी बोझ पड़ा, जिससे उन्होंने प्रकृति के अनुरूप खेती की जगह लाभकारी नकदी फसलें शुरू कर दी। मतलब ये है कि जो भी प्रकृति मतलब मौसम के हिसाब से कुछ फसलें उगाई जाती है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो वो ज़मींदार थे ना, वो अपने अकॉर्डिंग अपने लाभकारी नकदी फसलें मतलब नील की खेती, अफीम की खेती, ये सारी खेतियाँ करवाना किसानों से शुरू कर दी, क्योंकि इन सारी खेतियों से ना बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। नकदी फसलों पर जोर दिया गया, है ना। नकदी फसल मतलब जो अभी मैंने बताया था, देखो कि अंग्रेज़ों ने नील, अफीम, कपास जैसी फसलों को खेती में बढ़ावा दिया, क्योंकि इसका जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा था और इससे बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉफिट होता था। इससे खाद्यान्न की खेती में गिरावट आई और अकाल की स्थिति बन गई। अब मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जिससे प्रॉफिटेबल थे, जो भी जिससे प्रॉफिट होता था, कपास, नील, अफीम, ये सारी खेती उगाना स्टार्ट कर दी। नेचुरल चीज़ें उगाना बंद करवा दी किसानों से। अब जब खाद्यान्न वगैरह, अनाज वगैरह उगेंगे नहीं तो नॉर्मल सी बात है कि खाने की कमी आएगी, अनाज की कमी आएगी, और इससे क्या हुआ, अकाल की स्थिति बन गई। द ब्रिटिशर्स प्रमोट क्रॉप्स लाइक इंडिगो, ऑप्टिमम एंड कॉटन फॉर एक्सपोर्ट मार्केट का इंटरनेशनल मार्केट, है ना। दिस रिड्यूस फूड क्रॉप्स कल्टिवेशन, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फेमाइन। जल और सिंचाई नीतियाँ। अब इतनी भारी ऐसी खेती हो रही है नील वगैरह, तो नील की खेती के लिए तो बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है सिंचाई वगैरह, तो उसके लिए क्या किया गया देखते हैं। औपनिवेशिक शासन ने क्या किया, बड़े बड़े नहर नेटवर्क बनवाए, नहर बनवाए बहुत बड़े, क्योंकि खेतों की सिंचाई करनी कंपल्सरी है। लेकिन इसका जो लाभ है ना, वो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। पारंपरिक जल प्रणालियों को उपेक्षित किया गया, जिससे वर्षा आधारित खेती संकट में आने लगी। The British built large irrigation canals, but access remained limited. Traditional systems were neglected, making rain independent agricultural. वनों की कटाई होने लगी, जिससे क्या हुआ, पर्यावरण असंतुलित होने लगा। खेती योग्य जो भूमि है उसको बढ़ाने और वाणिज्यिक वनों के लिए जंगलों की, मतलब जो है वो चाहते थे कि मतलब भूमि बढ़े, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नील, कपास, इन सब की खेती होगी, अफीम वगैरह की, तो इंटरनेशनल मार्केट में उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इन सब खेती के लिए उन्हें और ज़मीन बढ़ानी थी। अब ज़मीन बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जंगलों की कटाई शुरू कर दी, अंधाधुंध कटाई की, जिससे उन्हें ज़मीन मिलती गई। इससे मिट्टी का कटाव हुआ, वर्षा में कमी आई, और जो स्थानीय जल स्रोत थे ना, वो सूखने लगे, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। फॉरेस्ट वर क्लियर टू एक्सपेंड फॉर्मलैंड एंड फॉर टिम्बर प्लांटेशन, रिजल्टिंग इन द सॉइल इरोशन, रिड्यूस रेनफॉल एंड ड्राइंग टू लोकल वाटर रिसोर्सेस। अकाल की स्थिति बढ़ने लगी, घटनाएं होने लगी 1876 से 78 में, 1899 से 1900 तक, और 1943 के बंगाल में के जो अकाल हुए, ये 3 टाइम है। इस टाइम बहुत ज़्यादा अकाल हुआ और इन अकालों में बहुत सारे लोग मारे गए। इन अकालों के कारण केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि उपनिवेशी नीतियों का भी योगदान था, जैसे जबरन निर्यात और राहत की अनदेखी। मतलब ये जो अकाल है, ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वर्षा नहीं हुई खेती बाड़ी के जैसे, है ना, इसलिए भी क्योंकि जो उपनिवेशवाद के समय जो भी अंग्रेजों ने कानून बनाए थे कि खाद्यान्न नहीं उगाना, नील कपास ही उगाना, इस वजह से ही, और जो निर्यात करने लगे, बाहर देशों में बेचने लगे, भले इंडिया की ज़रूरत पूरी हो या ना हो, लेकिन बाहर वो देशों में बेचने लगे इंटरनेशनल मार्केट में। इससे जो है लोगों को परेशानी आई। 1878, 1899 to 1900 and Bengal in 1943 killed millions. These were not just natural calamities but aggravated by forced exports and lack of state relief. अब इन सब का कॉन्क्लूज़न क्या हुआ? कॉन्क्लूज़न, ब्रिटिश शासन में कृषि केवल राजस्व प्राप्ति का माध्यम बन गई। मतलब जो कॉलोनियल टाइम था, अब उसमें खेती इसलिए नहीं की जाती थी कि लोगों की ज़रूरत पूरी हो, भूख मिटे, नहीं, वो सिर्फ इसलिए की जाती थी ताकि वो जो है ब्रिटिश वगैरह वो किसानों से टैक्स ले सके। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा, खाद्य संकट उत्पन्न हुए, जिससे अकाल पड़ने लगा और किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, क्योंकि उनको हैवी टैक्सेस देना पड़ता था, जबकि उनके पास खुद को खाने के लिए कुछ नहीं होता था। इससे पारंपरिक पर्यावरण और जो खेती तरीके थे वो बहुत धीरे धीरे ख़त्म होने लगी।
तो अभी तो मैंने दो क्वेश्चन ही करवाया क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डीपली समझा रही हूँ ना, इसलिए शायद टाइम लग गया, सॉरी। बट चलो ठीक है, अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं दूसरा पार्ट ले आऊँगी, उसमें जल्दी समझाने का प्रैक्टिस करूँगी। 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो देख लो, अब सेकंड पार्ट में जल्द अपलोड करूँगी। एंड सॉरी, बट मैं डीपली आपको समझा रही हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में, क्योंकि होता है ना, हम जब किसी से 10 लाइनें सुनते हैं तो हम 7-8 याद रखते हैं। तो मैं आपको जितना ज़्यादा बताऊँगी आप उतना याद रख पाओगे और अपने एग्ज़ाम में लिख पाओगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।